हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले हम रेजोनेंस आप क्या होता है आपको डिफाइन किए हैं और अब हम आते हैं आपका इसके रेजोनेंस के एप्लीकेशन पार्ट पे। ठीक है, तो देखिए रेजोनेंस का वैसे तो इतना ह्यूज एप्लीकेशंस है कि हम उसको एक या दो वीडियो के अंदर आप उसको नहीं कलेक्ट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो आपके एप्लीकेशंस हैं उसको हम यहाँ पे कोशिश करेंगे डिफाइन करने के। ठीक है, देखिए सबसे पहला और सबसे मेन जो एप्लीकेशन होता है रेजोनेंस का वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, वेरियस स्पीसीज की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? रेजोनेंस फिनोमेना का यूज करते हैं। देखिए कैसे, सपोज आपके पास कोई एक स्पीसीज है, ये है H पॉजिटिव है, ऐसे ही आपके पास दूसरा स्पीसीज CH पॉजिटिव है, थर्ड वन CH3 CH2 CH एंड H। ठीक है, ये आपका एल्काइल कार्बोकेटाइन है। ठीक है ना, एल्काइल कार्बोकेटाइन, ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और ये है बेंजाइलिक, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव है तो बेंजाइलिक कहलाता है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन एंड एल्काइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इनको बाई चांस हमने स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो देखिए इसमें रेजोनेंस होगा नहीं होगा भैया, हमने आपको डिफाइन किया, पहले बता दिया कहाँ रेजोनेंस होगा नहीं होगा। ये चेक करने का तरीका, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके रिस्पेक्ट में सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट में सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है तो यहाँ रेजोनेंस होगा। ठीक है, एक रेजोनेंस होगा, एक तो पूरी हो गया, एक और रेजोनेंस करेगा। देन यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट में 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड है, 1 से चार्ज कहाँ जाएगा? 3 पे जाएगा, बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा। ठीक है ना, ऐसे जैसे आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो ना। हमने 1 2 3 रूल बताया था ना आपको, एक चार्ज 1 से कहाँ जाता है, इसको 1 मान लो, जहाँ पे प्लस है 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड है तो 1 से चार्ज 3 पे, बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर जाएगा, CH रिमेनिंग अपनी जगह रहेगा। फिर इसको 1 मान लो, 2 3 पे फिर डबल बॉन्ड है तो 1 से फिर 3 पे, फिर बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा। ये होगा ना भैया, पॉजिटिव बॉन्ड पीछे शिफ्ट करा, ये चलेगा, नीचे वाला बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा, ये होगा ना। फिर 1 से 2 3 पे फिर डबल बॉन्ड है, 1 से 3 फिर बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, 1 से 3 बॉन्ड पीछे शिफ्ट किया, ये हो गया, रिमेनिंग जैसा था वैसे रखो। ये हो गया, फाइनली 1 2 3 करेंगे तो वहीं पे चार्ज पहुंच जाएगा, 1 पे चार्ज, 2 से पे डबल बॉन्ड, 1 से 3 पे चार्ज, बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा, ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा आपका। तो आप कह सकते हैं इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 हो गए, एक खुद हो गया चौथा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कितना, एक खुद है, एक और रेजोनेंस करके चार्ज आपका कहाँ मूव करेगा? ये गया ना, 1 से 3 बॉन्ड पीछे, CH डबल बॉन्ड CH एंड H, ये बनेगा, उसमें कोई रेजोनेंस नहीं। ठीक, तो ये कहता है कि आपका जिस स्पीसीज में जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो स्पीसीज उतना ज्यादा स्टेबल इन नेचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है ना, ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया कि जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। इसलिए आप कह सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर बढ़ने के साथ साथ स्पीसीज की, वो भले कोई कार्बोकेटाइंस हो, कार्बन आयंस हो, जो भी है, फ्री रेडिकल्स हो, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा स्टेबल इन नेचर। ठीक हो गया इतना तक? अब क्यों? उसका रीजन होता है कि आपका जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज का उतना ज्यादा क्या हो गया? डिस्पर्सल हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें तो आपका पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज यहीं पे रहना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहेगा, तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज किससे रिएक्शन करेगा? किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लाइक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से ऑलवेज रिएक्शन करने की एबिलिटी रहेगी इसकी। लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज 50% यहाँ पे रहेगा, 50% यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो जो एक्चुअल होगा वो तो इनका इंटरमीडिएट होगा ना, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में आपका यहाँ पे 50% पॉजिटिव चार्ज के चांस, क्योंकि हाइब्रिड होता है इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे एक बार चार्ज है एक बार नहीं है,
तो आपका इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहने के चांसेस कितने हैं? 50% चांसेस है, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज वहां 100% वहीं पे रह रहा है, यहाँ 50% चांस है। तो आपका किसी अपोजिट चार्ज स्पीसीज या किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से रिएक्शन करने की एबिलिटी इसकी कम होगी कंपेयर टू उस स्पीसीज से। यहाँ आपके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहने के चांस कितना है? 25%। एक बार यहाँ पे रह रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो एक पोजीशन पर रहने के चांसेस कितने हैं? ये सभी का इंटरमीडिएट होगा ना, रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअल होगा आपका, तो 50% 25% चांस है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ 50% चांस था, वहां 100% चांस था, यहाँ 25% चांसेस हैं कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज रहने के चांसेस यहाँ पे कम है, तो किसी अपोजिट चार्ज स्पीसीज से रिएक्शन करने के चांसेस भी क्या होंगे? कम होंगे, इसलिए मोर स्टेबल इन नेचर। तो एक बात ये समझ में आ गया। अब एग्जांपल्स हम बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं, आपको हमने एक एग्जांपल के थ्रू डिफाइन कर दिया कि आप विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस फिनोमेना हम क्या कर सकते हैं? वेरियस स्पीसीज की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो स्पीसीज उतना ज्यादा स्टेबल इन नेचर। ठीक हो गया। देन दूसरा देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये कैसे लिखे? जैसे एक जनरल क्वेश्चन कभी आता है आपका कि जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं, लाइक एनिलीन हमने ले लिया, एक एलिफेटिक एमीन है लाइक CH3 CH2 NH2। ठीक हो गया। एलिफेटिक एमीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास, एक यहाँ बॉन्ड में एंगेज है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में एंगेज है, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एलिफेटिक एमीन्स ऑलवेज मोर बेसिक होते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन से एलिफेटिक एमीन ऑलवेज मोर बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं भैया? डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक एमीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, बेसिक कैरेक्टर समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। जैसे इसके पास लोन पेयर है तो कोई H+ आएगा ना प्रोटॉन, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन दे करके उसके साथ अपना क्या करना है? बॉन्डिंग क्रिएट करना है, तो अपने साथ उसको अटैच कर दिया, ठीक है। तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना हुआ। या लुईस एसिड बेस की तरह बिहेव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी को डोनेट करेगा, ठीक। तो जो भी है वो भले लुईस बेसिक कैरेक्टर की बात करें, ब्रॉन्स्टेड बेस का है, ब्रॉन्स्टेड बेस हुआ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक। तो ये कहता है कि आपका एलिफेटिक एमीन में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो लोकलाइज नेचर का है। लोकलाइज मतलब ये हमेशा यहीं पे रहने वाला है, तो ऑलवेज प्रोटॉन कांटेक्ट में आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन दे करके उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जो भी कहना चाहें आप, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक एमीन का जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, देखिए लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 2-3 पे मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये तो रेजोनेंस में चले जाएगा ना भैया। तो ऑलवेज ये कोई H+ आएगा तो ऑलवेज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं। एक्सेप्ट कैसे करेगा समझा ना? एक इलेक्ट्रॉन दे करके उसके साथ बॉन्डिंग करना, ठीक है। तो ये रेजोनेंस में भी जा सकता है, इसलिए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, इसकी जो टेंडेंसी रहेगी वो थोड़ा सा कम होगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि एलिफेटिक एमीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर है लोकलाइज्ड है, और एरोमेटिक एमीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड मतलब जो रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। इस रीजन से ये कम प्रोटॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी रहेगी, ये मोर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी, क्योंकि ये हमेशा अवेलेबल है इसको इलेक्ट्रॉन देकर के अपने साथ बाइंड करने की, और ये ऑलवेज अवेलेबल है, रेजोनेंस में भी जा रहा है तो ऑलवेज प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देकर के उसके साथ अपने साथ बाइंड करने के लिए ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए लेस बेसिक, ये मोर बेसिक। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड आपका, जो कि रेजोनेंस फिनोमेना से डिफाइंड हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कंपेयर करने में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ स्पीसीज कह सकते हैं, वेरियस टाइप के स्पीसीज, हर जगह पे आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पे ये आता है, देखिए फिनॉल है, हम एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है। मैं 2-4 एग्जांपल को देख रहे डिफाइन करने की एप्लीकेशन, रेजोनेंस आपका हर जगह पे एप्लीकेशन रखता है। तो फिनॉल क्या करेगा भी आपका आयनाइज होगा तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा ना,
प्लस H पॉजिटिव आयन। एक एल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2OH, इथेनॉल है। इथेनॉल का डी प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, इथॉक्साइड आयन बनेगा, O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो फिनॉल और अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है या एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है कि कौन मोर एसिडिक है कौन लेस एसिडिक है। ठीक, एक कंसेप्ट आप या केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए, किसी भी आर्हीनियस एसिड, ये आर्हीनियस एसिड है जो H प्लस आयन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना, H प्लस आयन को रिलीज करने वाले क्या हुए, आर्हीनियस एसिड। तो किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उसके कंजुगेट एनाइन, कंजुगेट मतलब H प्लस निकालने के बाद जो एनाइन बनेगा उस एनाइन की स्टेबिलिटी का फंक्शन होता है, ठीक है। जिसका एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर, समझ गया ना। कोई भी कंपाउंड का H प्लस निकलने के बाद जो एनाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है तो हम कहेंगे भैया वो कंपाउंड क्या था, मोर एसिडिक था। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। अब देखिए फिर फिनॉल का H प्लस निकालने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनाया है और अल्कोहल का H प्लस निकलने के बाद आपका जो एल्कोक्साइड आयन बना, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है भैया, रेजोनेंस से पता कर लो। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2,3 पे डबल बॉन्ड है, तो नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में 2,3 पे डबल बॉन्ड है तो नेगेटिव पाई कंजुगेशन हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में चले जाएगा रिंग के साथ, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज है, 2,3 पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं, तो यहाँ रेजोनेंस है इसलिए मोर स्टेबल, यहाँ रेजोनेंस नहीं है इसलिए लेस स्टेबल। ये मोर स्टेबल तो ये मोर एसिडिक, ये लेस स्टेबल तो ये लेस एसिडिक। ठीक, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इनके क्या कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। एक एसिडिक कैरेक्टर और कंपैरिजन में आपको दिखाता हूं, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कंपैरिजन दिखाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है ना, ये एसिटिक एसिड है, ये एथेनोइक एसिड। तो यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, इसका मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिनॉल के फिन क्या है, डी क्या है, H प्लस निकालने के बाद या डी प्रोटोनेशन के बाद फिनॉक्साइड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड के डी प्रोटोनेशन के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बना। ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलेट आयन, और ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या लग रहा है, देखिए इसमें तो आपको लग रहा है दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 पे चार्ज 2,3 पे डबल बॉन्ड, 1 से 3 पे जाएगा बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा, इतना ही तो होगा। इसमें 1 2 3 बॉन्ड पीछे, यहाँ पे चार्ज पहुंच गया, फिर चार्ज यहाँ पे होगा तो 2 3 पे फिर डबल बॉन्ड 1 2 3 ये बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे चार्ज पहुंच गया, फिर 1 पर चार्ज 2 3 पे डबल बॉन्ड होगा, 1 से 3 बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा। मेरी बात समझ ना, 1 2 3 बॉन्ड पीछे, फिर चार्ज यहाँ पे है तो 2 3 पे डबल बॉन्ड 1 2 3 ये बॉन्ड पीछे, फिर चार्ज यहाँ पे है 2 3 पे डबल बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड पीछे, ठीक है। तो इसमें ऑर्थो पैरा ऑर्थो 3 पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक खुद हो गया, 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें एक खुद हो गया और एक 1 2 3 करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो 2 ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अभी हमने आपको बोला कि आपका जो ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इतनी बात बोली थी ना हमने। और दूसरी चीज हमने बोला कि जिसका एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होगा। तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो, तो इसमें ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये मोर एसिडिक होना चाहिए, इसमें 2 ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसलिए ये लेस एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं भैया वो मोर एसिडिक होते हैं कंपेयर टू किससे, फिनॉल से, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ऑप्शन पे नेगेटिव है तो दूसरा रेजोनेटिव बनाओगे तो वो भी तो ऑप्शन पे ही नेगेटिव है ना। जैसे इसमें ये बनेगा ना, देखिए CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये तो जाएगा 1 से 3 पाई बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर गया। तो हाइब्रिड बनाएंगे तो CH3C जो हाइब्रिड बनेगा O ऐसा होगा, यहां एक बार सिंगल बॉन्ड है एक बार डबल बॉन्ड है तो आपका पार्शियल डबल हो गया, यहां डबल है यहां सिंगल है तो ये भी पार्शियल डबल। चार्ज नेगेटिव कभी यहां पे है कभी ऊपर वाले पे, तो 50% इस पे रहेगा 50% चार्ज इस पे रहेगा, एग्जैक्ट 50-50 रहेगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल एटम हैं।
तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका जो चार्ज है वो आइडेंटिकल एटम के ऊपर आपका शिफ्टिंग कर रहा है ना, तो आपका 50% चार्ज यहां पे रहेगा, 50% चार्ज यहां पे रहने के चांसेस रखेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया ना। देन अब यहां आते हैं, देखिए फिनॉल का फिनॉक्साइड जो बनेगा उसमें ये नेगेटिव है, 1 2 3 करके ये चार्ज यहां पे आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड पीछे शिफ्ट करता है, तो यहां पे नेगेटिव आएगा, फिर 1 2 3 करके यहां ये वाला बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा, फिर 1 2 3 करके यहां ये वाला बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इसके 3-4 रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनका जब आप हाइब्रिड बनाओगे, तो हाइब्रिड बनाएंगे तो यहां पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन पर भी पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद ऐसा आपका हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो हाइब्रिड है भैया, इसमें देखो ये जो एटम्स हैं वो क्या है, कार्बन है, नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर भी रहेगा ना, और एक बार इसके ऊपर भी रह रहा है, तो यहां कार्बन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है, नॉन आइडेंटिकल एटम्स हैं। तो एक रूल हम जब इंडक्टिव इफेक्ट का आपको वीडियो हम स्टेबिलिटी क्या है तुम्हारा एसिडिक करेक्टर के लिए डिफाइन किए थे, हमने एक चीज कहा था क्या कि आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल कंडीशन को शो करता है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज यदि प्रेजेंट होगा तो मोर स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना लाइक करता है, ठीक है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना लाइक नहीं करेगा। तो चार स्ट्रक्चर तो बनेंगे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लेकिन मोस्टली जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर ही रहेगा। लगभग आप मान लो, हम खाली ये रफ बोल रहे हैं, ये से यहां तो 50% और ये 50% था, यहां आपका मान लो कि 70% आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इनके ऊपर 10 और 10% आप अप्रॉक्स मान लो, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो H+ को लेकर के क्या बैकवर्ड ज्यादा जाएगा ना आपका, मतलब किसी के ऊपर चार्ज ज्यादा रहने का मतलब क्या हुआ, चार्ज ज्यादा रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, लेस स्टेबल। स्मॉलर चार्ज मोर स्टेबिलिटी होती है, लार्जर चार्ज होगा तो लेस स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज 60-70% रहेगा, जबकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, 50% है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो ये लेस स्टेबल होगा तो बैकवर्ड जाएगा, बढ़िया। यहाँ क्योंकि नॉन आइडेंटिकल एटम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसमें से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी के ऊपर ज्यादा चार्ज रहेगा, ठीक है। उसी के ऊपर ज्यादा चार्ज रहेगा तो आपका क्या होगा, चार्ज ज्यादा रहेगा तो लेस स्टेबल होगा, तो H+ को लेके बैकवर्ड चला जाएगा, इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ क्या आयनों का कंसंट्रेशन कम होगा, इसलिए एसिडिटी कांस्टेंट K कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो कि यहाँ पे सिंपल सा आंसर, फिनॉल के डी प्रोटोनेशन के बाद फिनॉक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहती है, उसका कारण ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहना लाइक नहीं करेगा। और यहाँ पे आपका क्या, दोनों आइडेंटिकल एटम है तो आपका सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फिनो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डी प्रोटोनेशन के बाद बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन में सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कारण से आपका क्या होगा, मोर स्टेबल। यहाँ पे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि सारे एटम एक समान नहीं है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इस पे चार्ज ज्यादा रहेगा, इन पे चार्ज कम रहेगा, ठीक है। यहाँ आपका 50-50 रहेगा, इसलिए आपका मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल है तो ये मोर एसिडिक, ये लेस स्टेबल है तो ये लेस एसिडिक, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, ठीक है। देन ऐसे ही आप एक और एप्लीकेशन दे सकते हैं भैया रेजोनेंस का। देखिए रेजोनेंस की हेल्प से आप ये डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कि बेंजीन में देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन का लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रम, सी डबल बॉन्ड, सी का लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रम, ठीक हो गया, ठीक होगा ना इतना। और बेंजीन के अंदर, ठीक है, बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ पाया गया 1.39 एंगस्ट्रम, कोई 1.40 एंगस्ट्रम भी लिख लेता है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब ये तीसरा एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के लिए हो गया। तो इसके लिए हमने क्या माना कि बेंजीन एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये दिखा रहा था, दूसरा कंप्लीट डबल सिंगल डबल पूरा कंजुगेशन है, तो आपका पाई बॉन्ड एक एक स्थान आगे शिफ्ट करेगा, ये रेजोनेटिंग बन गए। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड डबल है, 3 बॉन्ड सिंगल है, तो उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि 3 बॉन्ड की लेंथ इतनी होनी चाहिए थी, 3 बॉन्ड की लेंथ इतनी होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कहा बेंजीन में एक्सपेरिमेंटली देखा गया सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ सेम थी,
और 1.39 एंगस्ट्रम थी, ठीक है। जिसको डिफाइन करने के लिए रेजोनेंस ने अपना कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक्चुअल थोड़ा ना है, ठीक है। तो एक्चुअल क्या होगा, इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा, और इंटरमीडिएट होगा तो आपका कैसा होगा, ऐसा होगा ना। ईच बॉन्ड कैसा लग रहा है, यहां डबल है, यहां सिंगल है, तो पार्शियल डबल हुआ, यहां सिंगल यहां डबल, तो ये पार्शियल डबल। तो ईच बॉन्ड ना तो पूरा डबल है नहीं पूरा सिंगल है, तो आपका पार्शियल डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो इससे प्रूव होता है कि आपका सारे बॉन्ड आइडेंटिकल दिख रहे हैं, 6 के 6, और वो भी क्या है, डबल और सिंगल के बीच के दिख रहे हैं। इसलिए लेंथ भी आपका क्या है, डबल और सिंगल के लेंथ की बीच की लेंथ आपको बेंजीन में ऑब्टेन्ड होती है। तो ये जो आपका लेंथ है, इसको कैसे प्रूव करोगे कहता है, तो आप बताएंगे बेंजीन दो रेजोनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, वो कंट्रीब्यूटिंग है खाली, ठीक है। तो जो एक्चुअल होता है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है। उस इंटरमीडिएट में क्या दिख रहा है आपको, देखो सारे बॉन्ड सेम तो दिख रहे हैं ना, और वो भी क्या दिख रहे हैं, डबल सिंगल के बीच के दिख रहे हैं, जो ये प्रूफ करता है कि आपका लेंथ इतना कैसा है। क्योंकि सारे लेंथ क्या है, बॉन्ड डबल सिंगल के बीच के दिख रहे हैं हमको, तो लेंथ भी तो डबल सिंगल के बीच की आएगी ना, जो इससे आपका इस वाले स्ट्रक्चर से प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। देन ऐसी और जगह भी आप कंपैरिजन कर सकते हो या बॉन्ड लेंथ के, देखिए ये है, ठीक है ना। देखिए अगला जैसे आप ये दे सकते हैं, देखिए बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड ही है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 है, भी एमाइड है। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 NH2 है, एमीन है। तो यहां पर भी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसा दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है। दोनों में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, CN बॉन्ड। तो दोनों के CN बॉन्ड का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहां होता है आपका शॉर्टर CN बॉन्ड लेंथ, इसका CN बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है। ये क्या होता है, लॉन्गर CN बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका कंपैरिजन आप रेजोनेंस से कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये क्या है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, कैसे, नाइट्रोजन के बैलेंसर में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में, एक इधर बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन एंगेज्ड है, बचा एक लोन पेयर। लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 2-3 पे डबल बॉन्ड दिखता है, देखो तो रेजोनेंस है ना, लोन पेयर 2-3 पे डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन हो गया। तो 2-3 का बॉन्ड 3 की ओर ब्रेक करता था ना, CH3 C O पर कैसे चार्ज हो गया, नेगेटिव, ये कैसा हो गया प्लस, ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऊपर नेगेटिव, ये प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, एक एक का आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा, NH2, नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये आपका यहाँ रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, तो इसका मतलब एक्चुअल क्या होगा, इन दोनों स्ट्रक्चर का इंटरमीडिएट होगा भैया, CH3 CO एंड NH2। यहां सिंगल, यहां CO बॉन्ड डबल है तो पार्शियल डबल, यहां सिंगल CN बॉन्ड, यहां डबल है तो CN बॉन्ड भी आपका कैसा होगा, पार्शियल डबल होगा। यहां पे पॉजिटिव, यहां पे चार्ज नहीं है तो पार्शियल प्लस, यहां नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव नहीं है तो पार्शियल नेगेटिव। तो क्या दिखा भैया, CN बॉन्ड में आपका जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ, इन दोनों का इंटरमीडिएट, ठीक है। तो CN बॉन्ड में आपको क्या दिख रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लग गया तो लेंथ क्या कैसी हो जाएगी, शॉर्टर होने लग जाएगी, इसलिए इसका CN बॉन्ड कैसा होता है, शॉर्टर लेंथ का होता है, ठीक है। जबकि इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो है, लेकिन टूथसे पे कोई डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं है तो ये बॉन्ड प्योरली कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा, और सिंगल की लेंथ हमेशा क्या होती है आपकी, लॉन्गर रहती है आपकी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आप बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और एसिडिक करेक्टर कंपैरिजन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, बेसिसिटी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमने बताएं, तो आपको क्या भी है, बहुत सारा आपका क्या है एप्लीकेशन है जो कि आपका रेजोनेंस पर बेस्ड है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन हमने आपको डिफाइन किया ताकि आपको रेजोनेंस को क्या है, केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 वीडियो में आपको रेजोनेंस के दिया हुआ हूं, तो तीनों वीडियोज को देखें,
चौथा वीडियो हम चाहेंगे तो एक बनाएंगे रेजोनेंस एनर्जी, जो मैंने आपको बोला था उसको निकालने की 2 मेथड्स होती हैं, हीट ऑफ कंबशन मेथड एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेथड। तो उन दोनों मेथड्स को मैं एक वीडियो के अंदर क्या आपको डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।